दो मुख्यमंत्रियों का इलेक्शन के दौरान पकड़ के जेल में डालना, इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के उनकी सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा है, उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बीजेपी में जाना आपका एक गलत स्टेप था? नहीं, गलत नहीं था। गुस्सा तो हो सकता है लेकिन नफरत नहीं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया। लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर उसको अलविदा किया? ऐसा क्या आपके हिसाब से कि वो पार्टी जो आप सोच कर आए थे बीजेपी, वो बदल गई? सत्ता हासिल करने के बाद जो उनके इरादे हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी किस तरह की सक्रियता नजर आएगी इस बार? हम इनको रोकेंगे, ये हमारे समाज के अंदर दुर्भाव पैदा करेंगी। आज सर ओपोजिशन लीडर्स पर लगातार सीबीआई, आईटी और ईडी के क्रैकडाउन हो रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और अजीत पवार जैसे नेता जो कि इरिगेशन स्कैम लगा था, वो अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो 5 साल हो जाते हैं। ये कैसे आप देखते हैं इसको? जो कभी यही मानता था कि यही कल्याण करेंगे, वो पीछे हट रहा है। पिछले 1.5 महीने की मेरी रीडिंग है ये। जो 400 पार का नारा बोलते थे ना, आज नारा बोलते डर लगता है उनको। आपके बारे में आपको कहा जाता है ट्रेजेडी किंग, तो ये क्यों कहा जाता है? नमस्कार, मैं आपके साथ राजेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जहाँ से खड़े होते हैं, हरियाणा की राजनीति वहीं से शुरू होती है, और जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं उस पार्टी की जीत तय होती है। और हमारे साथ इस वक्त सर छोटू राम, प्रख्यात किसान नेता, उनके राजनीतिक वारिस और नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, संपर्क पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी 10 साल के बाद बीजेपी से कांग्रेस में वापसी हुई। आपने कहा ये सब सिर्फ घर वापसी नहीं है बल्कि विचारधारा की वापसी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि जिस वक्त मैं कांग्रेस से किन्हीं कारणों से छोड़ने की तरफ था, सोच थी मेरी, तो विचारधारा सामने आती थी, क्योंकि ये भी पता था कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में बहुत फर्क है। लेकिन मैं ये समझता था कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क होगा तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि थोड़ा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। और बड़ा फर्क होने की वजह से मैंने घर वापसी तो एक अलग बात है, लेकिन मेरी सोच का हिस्सा ये था वापस जाने का कि विचारधारा के कारणवश मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहता था जिसमें मेरे विचार और मेरी पार्टी के विचारों में बहुत अधिक विभिन्नता हो, अधिक मैं ये कहूँ कि फर्क हो। तो ये एक कारण था जिसलिए मैंने ये निर्णय लिया। और ख़ास तौर पे जो बृजेंद्र सिंह MP मेरे बेटे, उनका भी यही मत था। लेकिन मैं ये समझता था कि इसमें मैं पहल ना करूं, क्योंकि कहीं मेरा बेटा ये ना समझे कि मैं किसी विचारधारा के कारण पार्टी छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस में आ रहा हूँ, बल्कि वो मेरे से भी आगे होकर बोल रहा था कि वैचारिक रूप से मैं इस पार्टी का हिस्सा बहुत दिन से सोच रहा था कि कैसे इससे निकलूं। लेकिन कुछ ऐसे पल आए जब मैंने निर्णय भी ले लिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सका किन्हीं कारणों से। तो अल्टीमेटली आखिर में उसने राहुल गांधी जी से उसका काफ़ी संवाद भी था, बात भी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो छोड़ दो पार्टी, आ जाओ हमारे साथ, ये बात थी। लेकिन सर, जिस पार्टी को आपने 42 साल तक सेवा दी, 2014 में आप उस पार्टी को अलविदा कर बीजेपी में आए, राज्यसभा सदस्यता छोड़ कर आए। लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर उसको अलविदा किया? ऐसा क्या आपके हिसाब से कि वो पार्टी जो आप सोच कर आए थे बीजेपी, वो बदल गई? हाँ, बीजेपी की विचारधारा में मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि ये संविधान से भी खिलवाड़ कर सकती है।
मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारी प्रजातंत्र है, उसके बारे में भी चिंता खड़ी हो सकती है। कभी ये भी नहीं सोचा था कि जो मेरी अपने विचार हैं, मेरी खुद की अभिव्यक्ति है, उस पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके इस बात की तरफ इशारा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही नहीं है कि कांग्रेस विरोधी उनकी बात होके और धर्म का बहुत बड़ा इशू बना के उन्होंने सत्ता हासिल की है, बल्कि सत्ता हासिल करने के बाद जो उनके इरादे हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। उनमें बहुत बड़ा अंतर है। और 140 करोड़ का मुल्क कहीं फिर 1000 साल की गुलामी जिसने काटी हो, तो 75 साल की आज़ादी का अनुभव और उस आज़ादी में भी और आगे रहने की इच्छा शक्ति एक व्यक्ति विशेष की, ये कहीं ना कहीं इस पे आके गाड़ी ना रुक जाए, कहीं हम प्रजातंत्र से पीछे ना हट जाएं। ये विषय हैं। और ये विषय आज के, मैं तो ये कहूँगा कि जो चुनाव चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें सामाजिक रूप से जिनको हम ये कहते हैं ना कि ये साधारण वोटर है, नहीं, उनकी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का, अगर मैं सही तौर पे आंकलन मैंने किया 50-52 साल की राजनीति में, सामान्य ज्ञान का जो वोटर है वो भी आज इस बात से लगता है कि उसको भी सूझ है इस बात की कि हम देश को इस दिशा में जाते नहीं देखना चाहते हैं। और इसीलिए वोटर की सोच में बदलाव है। वो किसी ना किसी रूप से हो सकता है कि हमारी जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, हमारी दूसरी ये इलेक्ट्रॉनिक है और है, सोशल मीडिया है, यहाँ इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है कि हमें साधारण वोटर को पहचानना। मैंने कई बार ये सोचा कि ये क्या सोचता है, और उसकी सोच जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से मिलती है मेरी सोच से। तो आप तो कि मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक गलत डिसीजन था आपका बीजेपी में जाना, जो मौजूदा स्थिति है उस बीजेपी में? क्या बीजेपी में जाना आपका एक गलत स्टेप था? नहीं, गलत नहीं था। मैंने आपको शुरू में कहा कि हो सकता है कि हमारी जो सोच है, बीजेपी की सोच और कांग्रेस की सोच में थोड़ा बहुत अंतर ये तो था, मालूम था। एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी इज ए मूवमेंट ऑफ मासेस। और शुरू से ही जब मैं राजनीति में प्रवेश किया तब से मैं जानता था इन बातों को। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको पहले जनसंघ बोला जाता था, वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो उसमें अंतर होना, तो उसी कार्यशैली में तो अंतर है और हमें इसका आभास भी था मेरे को, लेकिन सोच में इतना फर्क मैं ये नहीं समझता था। और जैसे आपने कहा कि मैंने ये फैसला लिया, मैंने ये फैसला भी इसलिए लिया था कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ जो एक बहुत, मैं ये कहूँगा कि जिस पार्टी को मैंने सेवा दी हूँ 40 साल की, कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मेरे को एक व्यक्ति कांग्रेस की जो भी कार्यशैली उसमें विशेष मेरा अपना स्थान था, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ दिया। तो मुझे इस बात से मुझे दुख हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी की सेवा के बाद किसी छोटी सी बात पे फैसला ले लिया जाए, वो भी शायद इतिहास में कभी पहली बार हुआ हो कि आप मंत्री बनेंगे, आपके पास कैबिनेट सेक्रेटरी का लेटर आ गया, चिट्ठी आई,
और कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से भेजते हैं और समय निर्धारित हुआ सारी कैबिनेट एक्सपेंशन का, और राष्ट्रपति भवन से मेरे पास मेरे परिवार के लिए पासेस भी आ गए प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए। और मेरे घर पे यहाँ दिल्ली में जो मेरा निवास स्थान था उसमें हजारों लोग और बड़ी उमंग के साथ इकट्ठा हुआ, और 5 घंटे पहले फोन आया कि माफ करना, हम संभव नहीं होगा। तो बहुत तकलीफ की बात थी, लेकिन फिर भी मैं, ये नहीं है कि मैं कोई किसी नफरत की निगाह से मैं गया हूँ। गुस्सा तो हो सकता है लेकिन नफरत नहीं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके गया, सारी बातें बैठ के की, और उन्होंने भी बहुत सी चीजें मुझसे पूछी और मैंने भी बहुत कुछ बताया। और मैं यही कह के उठा कि मैं इन परिस्थिति में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कहीं, मैं तो सिर्फ पार्टी छोड़नी पड़ेगी मेरे को, और हो सका तो मैं बीजेपी में जाऊंगा। ये बात हुई मेरी उनसे। जी, अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार का वापस कांग्रेस में आना, ये आप बीजेपी के लिए हरियाणा में कितना बड़ा झटका देखते हैं? देखिए, बीरेंद्र सिंह का बीजेपी से आना परिवार सहित, ये तो कोई, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई है या घटना, राजनीतिक बड़ी घटना है। ये तो मैंने बताया कि जो वैचारिक रूप था हमारा वो नहीं गवाही देता था कि हम वहीं रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूँ कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के मैंने ये भी सीखा, हरियाणा का खास तौर पे, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को लोगों तक जोड़ा ही नहीं। ये नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। कोई पार्टी 10 साल राज करे और 10 साल के राज में वो कार्डर बेस्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, जिसके कहते हैं कि हमारे हजारों नहीं लाखों की संख्या में हरियाणा में कार्यकर्ता हैं, वो साधारण आदमी से जुड़ ही नहीं सके। क्यों नहीं जुड़ सके? उसके भी कारण हैं अनेक, कि जिनको हम कार्यकर्ता मानते थे उनके लिए इस पार्टी ने किया क्या? सिर्फ नारे लगवाना है और सिर्फ ये कि कांग्रेस को भगाएंगे और हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें आखिरी आदमी को भी लाभ हो, आर्थिक तौर से मजबूती हो उसकी। कहां मजबूती हुई? किसान आंदोलन क्यों हुआ? जाट आंदोलन क्यों हुआ? महिलाओं की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस देश का नाम रोशन करने वाली हमारी खिलाड़ी थी, लड़कियां हरियाणा की थी ज्यादा तो, लेकिन वैसे देश भर की भी हैं, उनसे क्या व्यवहार हुआ? ये सारी चीजें जनता को साथ लगाने के बजाय जनता को दूर भगाने में काम आई। और मैं बार बार, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और मेरा उनका ठीक संबंध था। मैं उनको एक राजनीतिक तौर पे तो उतने दक्ष नहीं थे वो, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पे वो, उनका व्यवहार अच्छा था। मैं उनको बोलता रहा, मैंने कहा ये नहीं है ये चीजें जो आप बता रहे हो। मैंने तो एक दिन तो यहाँ तक कहा, मैंने कहा 2 चीजें हैं, आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, एक चीज करनी पड़ेगी, निर्णय आपको करना है कि क्या। मैंने कहा एक चीज तो ये है आपकी पार्टी की विचारधारा, जिसको आप चाहते हैं कि हरियाणा के जन जन तक पहुंचाएं, और एक आप ये चाहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार में कैसे आए। मैंने कहा एक चीज, अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना या पार्टी को तीसरी बार सत्ता लानी है तो 1 साल के लिए, 1 साल पहले की बात है। मैंने कहा अपनी विचारधारा को अपने बंद करके रखो, तीसरी बार आ जाए फिर चला लेना। मैंने कहा आपकी विचारधारा से हरियाणा का आदमी आकर्षित नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता हमारी ऐसी है कि आप अगर धर्म के नाम पे जातिवादी राजनीति करके जात पात में घृणा पैदा करने की व्यवस्था, एक दूसरे को दूर रखने की व्यवस्था,
तो ये हरियाणा की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप इसको भूल जाओ, लोगों में जाओ, आम साधारण पार्टी का जो कार्यक्रम है, जिससे कि आप ये मानते हैं कि हमने छोटे से छोटे स्तर पे भी आर्थिक रूप से कुछ लोगों को ऊपर उठाया है, उन्नत किया है। तो ये बातें बताओ जाके। किसान क्यों बैठा था? क्योंकि आपकी व्यवस्था ने किसान को मजबूर कर दिया कि अगर ऐसी व्यवस्था खेती के प्रति रहेगी तो हो सकता है हमारे को जमीनों से ही हाथ दौड़ना पड़े। यानी सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन में कोई नेताओं के भरोसे, किसान नेताओं के भरोसे नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा जो साधारण किसान बैठा था उसमें यह था कि हम उठे तो हमारी जमीन जाएगी, हम भूमिहीन हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये चीजें हैं, ये जब तक आप साफ नहीं करोगे लोगों को अपने तरफ जोड़ने के लिए, तब तक आपकी पार्टी में जान नहीं आएगी। और यही बात है आज, यानी कितनी जो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो आज हरियाणा में जिस तरीके से लोग उनका स्वागत करते हैं, आपको पता ही है कि गांव में नहीं घुसने देते। तो ये सारी चीजें मैंने उनको, लेकिन वो इन बातों को मानते नहीं थे। मेरे को फिर मुख्यमंत्री जब मैंने 2 बातें बताई, मैंने कहा एक छोड़नी है तो बताओ, या तो भूल जाओ तीसरी बार, या 1 साल के लिए अपनी जो आपकी विचारधारा है उसको मेहरबानी करके पीछे रखो। और जो आम भाषा में हम राजनीति करते हैं या लोगों से एक किस्म का संपर्क हम करते हैं, वो संपर्क बना के रखो। आपने जगह जगह पोर्टल शुरू कर दिए, नौकरी लगाओ उसमें पोर्टल, खेती का ब्यौरा दो वो भी पोर्टल के माध्यम से। और पोर्टल चलाना ना नौकरी लेने वालों को आता ना किसान को आता। आपने प्रॉपर्टी आईडी, वो गलतियां हो रही हैं उसमें। कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ये कह सकते थे कि अच्छा भैया अब आपकी मर्जी है, कुछ ही करो, हम इनको और ज्यादा सरल बना के दोबारा पेश करेंगे, और जहां गलतियां हुई हैं वो आप ठीक करवा लो। ठीक भी नहीं हुई। यही कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो 10 की 10 सीटों की बात करती है ना, कहीं भी नजदीक भी नहीं है। 10 की तो बात छोड़ो, आधे पे भी पहुंच जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह ने 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से दुष्यंत को हराया था, लेकिन उसके बाद बृजेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि आप इन बातों से नाराज थे, और ऐसी भी चर्चा है कि 2024 से चुनाव से ठीक पहले उनको टिकट काटे जाने की भी चर्चा थी, इससे भी आप नाराज थे, और ये वजह है कि आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं 100 साल से। आपने मेरे नाना के बारे में कहा कि दीनबंधु छोटूराम जी 1922 में पहला इलेक्शन लड़ा था। तो हम कोई पार्टी ये समझे कि हम राजनीतिक रूप से घर बैठ जाएं, ये तो नहीं। और ये इसलिए नहीं, जो ये कहते हैं ना परिवारवाद, ये परिवारवाद राहुल गांधी ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि वो आसाम में जाएगा तब लाखों लोग, वो बंबई में आखिरी सभा करेगा उसमें लाखों लोग, वो कश्मीर में जाएगा वहां जनसमूह। तो किसी परिवार ने अगर कुछ दिया, इस दुनिया का इतिहास है, ये कोई नई बात नहीं है। आप उठा के देखो कि जिन लोगों ने किया है, और अगर उसके परिवार के लोग उसी दिशा में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। सत्ता अलग बात है, लेकिन लोगों के साथ रहना अलग बात है। तो मेरा ये बीजेपी टिकट देती नहीं देती ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था क्यों नहीं देती। एक आदमी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतता है और 21 साल एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी रहा हो। आईएएस के जब यूपीएससी के जब परिणाम आए उसमें 10 जो ऊपर के 1 से 10 नंबर तक के जो जिन्होंने परिणाम में मैं ये कहूँगा कि एक नंबर हासिल किया, 9वें नंबर पे थे वो। तो ऐसे आदमी को
राजनीति में लेके और फिर ये समझा जाए कि इसकी आगे जरूरत है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना और ये देखना, कभी उनका अगर उनमें लोगों से दूर हटेंगे, सबसे बड़ी बात ये आएगी कि आप आज भी देश में जो जन साधारण जिनके साथ निगाहें रखे हुए हैं, उन लोगों को दूसरी पार्टी से लाते हो, अपनी पार्टी में रखते हो, उनका इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद अगर उनकी इस्तेमाल करने के बाद उनको वो एक किस्म से स्थान, जिस स्थान के लिए वो हैं, उसको ना देंगे तो यही परिणाम आएंगे। आप देखना कि कार्डर बेस्ड पार्टी ठीक है, कार्यकर्ता बड़ा जरूरी है और वो उसका अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन कोई ये कहे कि मोदी जी को छोड़ के बाकी सब कार्यकर्ता है, तो मोदी जी भी कार्यकर्ता है। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर कार्यकर्ता सब समान है तो फिर बीजेपी जिंदाबाद और कार्यकर्ता जिंदाबाद, फिर भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसका मतलब आप मानते हो कि कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा कार्यकर्ता जो नेता का स्वरूप है, जिसमें वो मोदी बन गए, उससे नीचे और बन गए 10 लोग। तो हमारे को जो 52 साल की जिसकी राजनीति हो, उसको सिर्फ कार्यकर्ता समझ के अगर कोई पार्टी चलाना चाहे, तो मैं नहीं रहना चाहता था उस पार्टी में। मैं अपने आज मैं मानता हूं मेरे साथ हजारों साथी हैं, और मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे साथ जो जुड़ा 5% तो मैं नहीं कह सकता छोड़ के चले गए हो, लेकिन 95% लोग 50 साल पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से लगातार परिवारवाद कहकर हमला किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल यही बात अभी आपको बता तो दी कि जिस राहुल गांधी को परिवारवाद के नाम से अनेकों नामों से पुकारा जाता था, उसने ये साबित कर दिया 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और 6000 किलोमीटर की आसाम और इधर से मणिपुर से और महाराष्ट्र तक। वो बेशक उसमें गाड़ियों का प्रयोग भी हुआ, लेकिन वो 4000 की तो पैदल यात्रा थी। उसमें जो जनसमूह है वो पार्टी के नाम से भी, और एक व्यक्ति विशेष राहुल गांधी, राजीव गांधी का बेटा, सोनिया गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का जो उनकी दादी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो लोग हैं, इनको आज भी देशव्यापी एक ऐसी बात है लोगों के मन में कि राजनीतिक मंच पे ये परिवार, जिसने निस्वार्थ भाव से इस देश पे, और सिर्फ आज़ादी के बाद ही, आज़ादी से पहले भी जिन लोगों ने देश के लिए कुछ जुटाया है, और आज़ादी मिलने के बाद भी उनकी एक विशेष भूमिका रही है। और जहां तक मैं ये कहूं कि उनके बलिदान की बात है, कौन सा ऐसा एक परिवार बताओ जिसने इतना उच्च पद हासिल करते हुए 2 प्रधानमंत्रियों ने तो अपनी जान गंवाई। तो देश ये भूलता नहीं इन चीजों को, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि परिवारवाद को सिर्फ कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए परिवारवाद की बात निराधार है। और एक मिनट के लिए मैं एक बात बोलता हूं, एक आपको उसका उदाहरण देता हूं। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति थे हरियाणा के, दिल्ली में। ये बात हो गई होंगी कम से कम 25 साल की। तो उनका निधन हो गया, तो उसमें हम गए हुए थे। उस दिन हमारी बहन सुषमा स्वराज भी वहां गई हुई थी शोक प्रकट करने, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्योंकि हम इकट्ठे रहे एमएलए वगैरह। वो भी 77 में एमएलए बनी थी, मैं भी पहली बार 77 में बना था। वो कह रही कि भाई वीरेंद्र, आप कांग्रेस में, आप मुझे एक बात बताएं कि ये सोनिया गांधी कांग्रेस में एक्टिव होगी? ये बात है 97-98 की। मैंने कहा जी
बात तो मेरी भी उनसे कई बार हुई है, और मुझे लगता है कि अब वो अभी तक तो इनकार कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने मन बनाया है वो कांग्रेस को लीड करेंगी, कांग्रेस में आके कांग्रेस की बागडोर संभालेंगी। उनके शब्द थे ये कि तो भाई फिर तो आगे हमारे को फिर भी सत्ता नहीं मिलनी। एक तरफ तो परिवार के लिए सुषमा स्वराज जी जैसी के शब्द ये निकले, और फिर उस परिवार को आप हल्के में आंकने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। ये है बात है जी। अभी हरियाणा में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति आप क्या देखते हैं, और आपके हिसाब से, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव पर जस्ट 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव। हाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 5 महीने भी नहीं बचे। तो अभी जो मैंने बात बताई, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी साधारण मतदाता को अपने साथ नहीं जोड़ सकी। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे एनएलओ है, चाहे क्या नाम जेजेपी है, चाहे और एक दो छोटे दल हैं, वो अपना उनका लोगों में जो भी थोड़ी बहुत पकड़ थी वो अपनी आप खत्म कर चुके हैं। फिर आता है परिवार बटा तो आज ये दशा है। और जो लोग परिवारवाद की बात करके परिवार को बुरा बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता। फिर मोदी जी 140 करोड़ के कैसे परिवार हो गया इनका? पड़ा इतना तो धृतराष्ट्र का भी नहीं था, इतना बड़ा परिवार। तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि आपका मतदाता आपके व्यवहार से, आपके कार्यक्रम से संतुष्ट है या नहीं है। उसको मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन एक आम संतुष्टि वो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में, और खास तौर पे हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी आदमी बेशक भले हों, लेकिन वो राजनीतिक नहीं बन सके। अगर राजनीतिक होते तो 10 साल में एक बहुत मजबूत बीजेपी का यहाँ क्षेत्र होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी किस तरह की सक्रियता नजर आएगी इस बार? सक्रियता तो कांग्रेस में है हम, और कांग्रेस के लिए काम करेंगे, वोट मांगेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और कोशिश भी करेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ के जो एक ऐसी पार्टी जो हरियाणा की सामाजिक व्यवस्था के लिए, हरियाणा के संस्कृति के लिए, और हरियाणा को एक धर्मांधता, धार्मिक होना वो तो सबका अपना अपनी बात है, लेकिन धर्मांधता के नाम से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ताकि ऐसी शक्तियों को लड़ने की क्षमता किसी भी एक दल में, राजनीतिक दल में हो। और जैसे मैंने कहा कि ये क्षमता क्षेत्रीय पार्टियों ने तो अपने आप खो दी, उसका तो मैं अगर वर्णन भी करूं कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि आपने नूह की घटना देखी होगी कि वहां यात्रा निकाली गई धार्मिक तौर पे, शोभा यात्रा। पहली बार आपने इतिहास में भी ये देखा होगा कि वहां के पाल, जैसे हम यहाँ खाप बोलते हैं ना, पंचायत गांव के समूह को, वहां पाल हैं। इसमें पलवल, फरीदाबाद और ये जो नूह मतलब मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये बहुत बड़े तौर पे पाल सिस्टम है। और वो पाल का मतलब 50 गांव की एक पाल है, उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक। पहली आवाज वहां से उठी कि इस किस्म की यात्रा निकालोगे तो हम इनको रोकेंगे, ये हमारे समाज के अंदर दुर्भाव पैदा करेंगी, आप मेहरबानी करके इससे बाज आओ, वरना हम डट के मुकाबला करेंगे। उन एक पाल नहीं, जितनी भी पाल थी सब ने ये जब संदेश दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो हम अपना जो सद्भाव है, अपना भाईचारा है, उसको बचाने के
लिए हमेशा दृढ़ संकल्प है। इसीलिए जातिवादी राजनीति, इसीलिए धर्म के आधार की राजनीति ये हरियाणा में जगह नहीं होगी। इस बार के चुनाव में सर लगातार पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, आप कैसे देखते हैं उसको, क्या वजह मानते हैं? मैं यही बता रहा आपको कि ये पोलराइजेशन के तरफ कदम था और उसको किस तरीके से आम जन साधारण ने सामाजिक दृष्टि से उसको कैसे नकार दिया। नहीं हो सकती पोलराइजेशन। मैंने इसलिए कहा क्योंकि लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि उनके बच्चे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, इस तरह की वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। नहीं, ये सब कोई इनका आधार नहीं। जिनको हम इकोनॉमिक इश्यूज मानते हैं, आर्थिक तौर पे जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी क्यों है, वो भी एक आर्थिक समस्या है। नौकरियां, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे, वो भी एक आर्थिक समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय से लेकर आज 2024 है, 33-34 साल में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक युग आया था। और वो युग ये था कि हम अपने मुल्क को, अपने देश को दुनिया की ट्रेडिंग व्यवस्था में, दुनिया के अंदर व्यापार में हम किस तरह अपने आप को मजबूत करें। और ये तो आंकड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं कि आज हमारा एक समय था जब इस दुनिया में 75% व्यापार एशिया से होता था और उसका 25% का पार्टनर इंडिया अकेला हमारा देश। और आज हम 1% से कुछ ऊपर है, 25% से 1% कुछ ऊपर है। मैं ये मानता हूं कि आर्थिक सुधारों का युग आया और हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। आज हम ये भी मान सकते हैं कि हम आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बन रहे हैं, या बन गए हैं, अब और 2-4-6 महीने में बन जाएंगे। लेकिन वो आर्थिक सुधार इसलिए नहीं थे कि कबीरा वर्ग जैसे भी है गुर्बत में रहे, गरीबी का शिकार बनता रहे, और किसान वर्ग जिसने इस देश का नहीं, अब दुनिया का अन्न पैदा करने में उसकी क्षमता से दुनिया का पेट भरने में सक्षम हो गए, उनकी आर्थिक अवस्था वही बनी रहे। ये 70-75% के बीच में लोग हैं और अभी आंकड़े आए कि 1% आबादी इस देश की 40% दौलत पे कब्जा किए हुए है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइजिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। लगे कि हाँ, गरीब आदमी को भी हाँ भाई मेरा देश आर्थिक रूप से दुनिया की बड़ी ताकत बन गया, मेरी भी जेब अच्छी हुई है। किसान को भी लगे कि मैं जो पैदा करता हूँ आज बहुत अच्छा उसका मिलता है मुझे, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकूं, कहीं बीमारी में और में मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरी जेब में ताकत हो पैसे की। तो ये धन दौलत का जो हमारा राइज है, अच्छा है, इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए हर आदमी को। लेकिन उसका बंटवारा ठीक नहीं हुआ, इसलिए किसान आंदोलन, इसीलिए एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं मिला, इसीलिए कबीरा वर्ग कहता है कि हमारे को कुछ नहीं मिला। मेरे पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी और मनरेगा उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अब मनरेगा के बारे में मैं जब गया तो मुझे पता लगा कि हर राज्य में मनरेगा के रेट अलग अलग है। कई राज्यों में तो 200 रुपए से 202 रुपए, कहीं 212 रुपए। और मुझे बोलते थे कि साहब आप हरियाणा से हैं, हरियाणा पंजाब में हम मनरेगा का जो पैसा भेजते वो खर्च नहीं होता पूरा। तो मैंने कहा क्यों? कहते जी वहां तो कोई कहते भाई 500 रुपए में तो हम प्राइवेट किसी आदमी के यहाँ अगर मजदूरी करनी है तो उनसे ले लेंगे, तुम तो दोगे, हमारे को 270 रुपया। तो ये जो सशक्त बनाना गरीब को, गरीब तो नहीं कहता, कमेरे वर्ग को सशक्त बनाना, ये इस देश में बहुत जरूरी है। ये छोटा मुल्क नहीं है
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात माननी पड़ेगी कि आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके ये इस बात की शाबाशी लो कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि गरीबी को मिटाने के एफर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि मैंने 15 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल दिया, बट दे आर स्टिल पुअर। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी में मुझे तो कुछ नहीं लगता, क्या ये कोई डेफिनेशन नहीं है। पुअर तो पुअर है। तो प्रयास हमारे ये होने चाहिए कि हम लोगों को ऊपर आर्थिक तौर पर जब मजबूत करेंगे तो राशन लेने वालों की संख्या भी घटेगी। क्यों नहीं घट रही? इसका मतलब पॉवर्टी है, गरीबी है। आज सर ओपोजिशन लीडर्स पर लगातार सीबीआई, आईटी और ईडी के क्रैकडाउन हो रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और अजीत पवार जैसे नेता जो कि इरिगेशन स्कैम लगा था, वो अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। ये कैसे आप देखते हैं इसको? मैं तो बहुत नजदीक से देखा है बीजेपी को और ये कमियां हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आम साधारण मतदाता जो कभी यही मानता था कि यही कल्याण करेंगे, वो पीछे हट रहा है। पिछले 1.5 महीने की मेरी रीडिंग है ये। जो 400 पार का नारा बोलते थे ना, आज नारा बोलते डर लगता है उनको। और अभी 1 महीना और है वोटिंग में, अभी तो 2 ही राउंड हुए ना। आप देखना, जो मतदाता बात को समझ के करवट बदल रहा है। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो कितनी तेजी से करवट बदलता है। जितनी तेजी से करवट बदलेगा, बीजेपी की सीटें उतनी बड़ी संख्या में कम होंगी। और उसके करवट बदलने का प्रोसेस, प्रक्रिया अगर थोड़ी सी स्लो है तो हो सकता है कि सीटें इनको थोड़ी बहुत मिलें, लेकिन स्पीड अप होने पे गतिशील उसकी सोच जो पीछे हटने की है तो 200 से भी नीचे आएंगे। आप देखना, बीजेपी इस बार परेशान इस बात को लेकर है कि वोटर टर्नआउट 2019 की तरह नहीं हो पा रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है, क्योंकि टेंशन है बीजेपी से। हाँ है, ये बीजेपी की टेंशन नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि वोटर की टर्नआउट संख्या क्यों कम हुई, परसेंटेज, उसका बड़ा कारण ये था कि उस टाइम देश जो था वो देशभक्ति में डूबा हुआ था। देश बचाओ, कौन बचाए, मोदी बचाएगा, पाकिस्तान, चाइना, ये वो एक भावना होती है। वो देश प्रेम की भावना होती है जिसमें आदमी गर्मी, सर्दी और पोलिंग बूथ से दूर है, नजदीक कुछ नहीं दिखता, वो वोट करता है। अब ये स्थिति नहीं। अब वो वोटर है जो मुद्दों पे अपनी वोट करता है। और कहीं कहीं मैंने ये भी देखा कि जो कम वोटिंग परसेंटेज है उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि पहले ज्यादा थी इसलिए कम है ना। नॉर्मली देखो आप, परसेंटेज वही मिलेगी 60, 65, 63, 57 और इसका रेंज 53% से शहर में 53 भी मिल जाएगी, क्योंकि शहर में वोटिंग कम होती है, और 67 तक जाता है। ये एक रेंज है ये, और ये डिफर करता है इलाके से, डिफर करता है पार्टी के कैंडिडेट से, डिफर करता है इस बात से कि लड़ाई कितनी तेज है। और साधारणता परसेंटेज यही रहती है। और आप और हम ये भी हिसाब लगा लेते हैं कि भाई गर्मी बहुत है लेकिन ऐसी बात नहीं, जिसको वोट डालनी होती है वो डालता है। इस बार सर एक नई तरह की राजनीति दिखी है। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन खारिज होने के बाद सभी प्रत्याशियों ने वापस ले लिया और बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई। इंदौर में देखा गया कि जो कांग्रेस कैंडिडेट थे उन्हीं को बीजेपी ने मिला लिया। तो ये क्या चुनाव जीतने का नया तरीका है? चुनाव जीतने का नहीं है, ये उनकी मानसिकता बता रही है। जो मैं कह रहा था कि डिक्टेटरशिप,
का ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आप ये मुद्दे हैं जिनसे वोटर पीछे हट रहा है। ये दो चीजें भी उस मुद्दे में शामिल होंगी। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड शामिल हुए थे, अभी तो कांग्रेस की बैंकों में खाते सील करना शामिल था, अभी तो 2 मुख्यमंत्रियों का इलेक्शन के दौरान पकड़ के जेल में डालना। इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के उनकी सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा है, उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये जो आपने बताया, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ भी हो, वी कैन मेक। अब जो वी कैन मेक जो है ना, वो इंडिया का वोटर बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है वी विल मेक, पार्टी कैन नॉट मेक, रादर वोटर कहता है वी विल मेक। और ये देखना आप, इसका भी असर होगा। ये गलत है। आप ये तो प्रमाण है कि आप अपने पैसे की ताकत से, अपने सरकार की ताकत से एक परिस्थिति पैदा कर रहे हो कि चलो कांग्रेस के आदमी को खरीद भी लिया हो उन्होंने, या और कोई लालच या कोई डर दिखा दिया हो, लेकिन जिसमें 23 कैंडिडेट हैं, वहां सूरत में भी बहुत थे, उनका विड्रॉल, मैं ये तो मान सकता हूं 23 की बजाय 10 बचेंगे, 13 विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन सारा हिसाब हो, ये नहीं होता। और ये चीज इनको लेके बैठेगी। वीरेंद्र सिंह इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आज कांग्रेस में आ गया, मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैंने देखी है कि लोग कैसे अपना एजेंडा आप तय कर लेते हैं, वो किसी नेता से पूछने नहीं जाते। जी, 2024 में कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर लड़ रही है। अगर सत्ता में इंडिया ब्लॉक आता है, इंडिया गठबंधन, तो आपको क्या लगता है कि पीएम के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, बात यह है, पहले तो आप स्थिति देखो, 400 वाली टीम अगर वो 200 सवा 200 पे अटक गई तो हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी हो के वो सरकार बना ले, लेकिन वो सरकार 1.5 साल 2 साल चलेगी नहीं चलेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये। उधर इंडिया गठबंधन अपना इस पोजीशन में आ जाता है कि जो गठबंधन मिलके 200, 250, 300 सीट, 300 तो खैर बहुत ज्यादा होगी, फिर तो स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो 250 का जो चक्कर है ना, 220, 240, 215, 250, 255, ये बहुत डाइसी है। और इस स्थिति में सरकार बनाएंगे तो आप ये मान के चलो कि उसका कोई ना कोई फार्मूला निकलता है। और जनरली ये होता है कि जो बिगेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी, उसको बोलते हैं भाई आप यू लीड द गवर्नमेंट। और ये ऐसे हुआ भी है, नरसिम्हा राव जी के टाइम में हुआ, वीपी सिंह जी के टाइम में हुआ, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। ये बातें हैं। तो ये तो उसी वक्त कोई तय होगा। आज ना तो मैं नाम बता सकता, ना आप बता सकते किसी का, लेकिन ये तय होगा बाद में। ये बात जरूर मैं कहता हूं कि अब वो विपक्ष, अगर विपक्ष भी रहेगा, चाहे बीजेपी विपक्ष में जाए और चाहे जो आज का विपक्ष है वो रहे, एक मजबूत विपक्ष होगा, क्योंकि दोनों की जो टक्कर है सत्ता में आने के बाद वो मजबूत टक्कर होगी। ये नहीं है कि विपक्ष को आप उठाओ और 147 आदमियों को सेशन से बाहर कर दो। ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी ये हमारे प्रजातंत्र का बहुत ऐसा अध्याय है जिसमें हर आदमी को डर लगता है कि यार ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी। इसी चीज पे आप देखना कि आम जनसाधारण, जिसको हम कहते हैं यार इनको क्या पता, सब पता है, वो नहीं चाहते कि कमजोर विपक्ष हो, वो ये भी नहीं चाहते कि सरकार ऐसी हो जिसकी ऐसी मानसिकता बन जाए कि जो हम हैं बस हम ही हैं और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा, आप देखना। एक आखिर में सर निजी सवाल कि आपके बारे में आपको कहा जाता है ट्रेजेडी किंग, तो ये क्यों कहा जाता है?
ये इसलिए कहा जाता है कि आप मेरा जैसे आज इंटरव्यू ले रहे हो ना, अगर मैं सही राजनीतिक मन का कुछ रखूं, दिमाग में कुछ रखूं, जुबान पे कुछ रखूं, तो ट्रेजेडी होती नहीं। ये तीनों चीजें मिलके बोलता हूं मैं, इसलिए ट्रेजेडी भी हो जाती है। जी। तो जाहिर तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर हर सवाल का बेबाक जवाब दिया और इन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आपने एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।